नमस्कार और आज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, 20वीं सदी की शुरुआत, घर के काम, उफ, खासकर कपड़े धोने जैसा थकाऊ काम हफ्ते में औसतन 58 घंटे लगते थे। 58 घंटे बहुत ज्यादा है ये। है ना? लेकिन 1975 तक आते आते ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 18 घंटे रह गया। ये इतना बड़ा बदलाव, ये कैसे हुआ? हाँ, ये वाकई हैरान करने वाला आंकड़ा है। और देखिए, इस बड़े बदलाव के पीछे एक बहुत अहम किरदार है हमारा रोजमर्रा का साथी। कौन? वॉशिंग मशीन। आज हम इसी साधारण से दिखने वाले उपकरण की गहराई में उतरेंगे। अच्छा। हमारे पास कुछ पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, समाज पर इसके असर को लेकर कुछ स्टडीज हैं और भविष्य की तकनीकों का विश्लेषण भी है। तो इनके जरिए हम वॉशिंग मशीन की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि मशीन कैसे काम करती है, बल्कि ये समझना है कि इस एक चीज ने हमारी जिंदगी, हमारे समाज और यहाँ तक कि हमारे सोचने के तरीके को कैसे बदला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या कोई एक जीनियस था जिसके दिमाग में अचानक बत्ती जली? ये सवाल दिलचस्प है, क्योंकि सच कहूं तो इस पर इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है। अच्छा। अक्सर नाम आता है अल्वा जे फिशर का। हर्ले कंपनी के लिए उन्होंने 1907 में थॉर मशीन डिजाइन की थी। पेटेंट 1910 में मिला और इसे कई लोग पहली इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन मानते हैं। लेकिन सबूत कुछ और भी इशारा करते हैं। सच में? तो फिर असल कहानी क्या हो सकती है? कुछ स्रोत बताते हैं कि एक और कंपनी थी, 1900 वॉशर कंपनी। वो शायद 1906 से ही टीजे विनन्स की डिजाइन पर आधारित इलेक्ट्रिक मॉडल बना रही थी। 1906 से? फिशर से पहले? हाँ, बिनर्स का पेटेंट तो 1907 में आया और वो भी शुरू में वाटर मोटर वाली डिजाइन के लिए था। लेकिन 1906-7 के उनके विज्ञापन इलेक्ट्रिक मॉडल दिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि फिशर का अपना 1910 वाला पेटेंट भी ज्यादातर मशीन के चलने के तरीके पर था, मतलब ड्राइव मैकेनिज्म पर, ना कि खास तौर पर बिजली वाले पहलू पर। असल में उससे भी पहले, जैसे वुडरो का 1909 का पेटेंट, उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर दिखती है। तो इसका मतलब है कि बिजली से वॉशिंग मशीन चलाने का आइडिया उस वक्त कई लोगों के दिमाग में था। हाँ, ऐसा ही लगता है। देखिए, हाथ से घुमाने वाली मशीनें तो थी ही और इलेक्ट्रिक मोटर भी आनी शुरू हो गई थी। तो शायद मोटर लगाकर मशीन को ऑटोमेटिक बनाना उस दौर के हिसाब से एक जाहिर सा अगला कदम माना गया होगा। तो कोई एक आविष्कारक नहीं? शायद नहीं। तो असल में पहली इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन शायद किसी एक व्यक्ति का मोमेंट नहीं थी, बल्कि उस दौर के कई विचारों और छोटे छोटे प्रयोगों का नतीजा थी। ये दिखाता है कि कैसे तकनीक अक्सर धीरे धीरे कई लोगों के योगदान से आगे बढ़ती है। ये तो सोचने का एक नया नजरिया है। सही बात है, तकनीक का विकास अकेले किसी एक के बस का नहीं होता है। अच्छा, शुरुआती दौर की साझेदारियों की बात करें, सीयर्स और वॉलपूल की कहानी का जिक्र आता है। वॉलपूल जो पहले अपटन मशीन कंपनी थी, सुनने में आता है कि उनका रिश्ता सिर्फ कारोबारी नहीं था। बिल्कुल सही कहा आपने। सीयर्स और अपटन मशीन का रिश्ता सिर्फ कागजी अनुबंधों से कहीं ज्यादा गहरा था। ये भरोसे पर बना था। भरोसे पर? कैसे? एक मशहूर किस्सा है। एक बार सीयर्स ने अपटन को बहुत बड़ा ऑर्डर दे दिया। फिर उन्हें लगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे। तो अपटन ने बिना किसी जुर्माने के, बिना किसी झिझक के वो ऑर्डर कैंसिल करने की सहमति दे दी। अरे वाह! और फिर कहानी उल्टी हुई। अपटन कंपनी खुद मुश्किल में फंसी, दिवालिया होने वाली थी। तब सीयर्स ने मदद की। न सिर्फ लोन चुकाने का समय बढ़ाया, बल्कि उस लोन को कंपनी की हिस्सेदारी में बदल दिया। मतलब 1/3 स्टॉक ले लिया। कमाल है, उन्होंने डूबने से बचा लिया। हाँ, फ्रेडरिक अपटन ने इसे बाद में वो अद्भुत शादी कहा था। और इतना ही नहीं, लुई अपटन ने सीयर्स के सेल्समैन को मशीन बेचने की बेहतर तरकीबें भी सिखाई, जिससे बिक्री बढ़ी। ये वाकई आपसी विश्वास और मिलकर आगे बढ़ने का एक क्लासिक उदाहरण है। कमाल है, ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं, एक सच्ची पार्टनरशिप लगती है। तो इन शुरुआती मशीनों से आज की जो आधुनिक मशीनें हैं, यहाँ तक का सफर कैसा रहा? जाहिर है बहुत कुछ बदला होगा। हाँ, बहुत कुछ। और हैरानी की बात यह है कि कुछ बड़े बदलाव महामंदी के मुश्किल दौर में भी हुए। महामंदी में? हाँ। तब तो सब बंद हो रहा था। हाँ, जब बाकी उद्योग संघर्ष कर रहे थे, 1900 कॉर्पोरेशन, जो बाद में वर्लपूल बनी, वो न सिर्फ टिकी रही बल्कि अपने डिजाइन बेहतर करती रही। अच्छा। क्या किया उन्होंने? जैसे मशीन में जो रिंगर होता था,
कपड़े निचोड़ने वाला रोलर, उसको ढक दिया। इससे वो ज्यादा सुरक्षित और साफ सुथरी दिखने लगी। एजिटेटर यानी कपड़े घुमाने वाला हिस्सा, उसको बेहतर बनाया। सिंगल पोस्ट डिजाइन लाए, यहां तक कि मशीन की खूबसूरती पर भी ध्यान दिया, जैसे असली सफेद ड्यूलक्स इनेमल फिनिश। ये सब उस दौर में जब लोगों के पास पैसे कम थे? हाँ, सोचिए। और इन बदलावों से कभी-कभी लागत भी कम हुई। कहते हैं 1900 कॉर्प ने हर मशीन पर लगभग $4 बचाए उस जमाने में। यानी मुश्किल दौर में भी इनोवेशन रुका नहीं। कमाल है। और इस दौर के किसी खास इंजीनियर का जिक्र आता है? हाँ, एड गेल्डहॉफ। उन्हें बाद में वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा गया। अपटन ने उन्हें दूसरी कंपनी इजी वॉशर से अपनी कंपनी में शामिल किया था। उनका योगदान बहुत अहम रहा। लेकिन असली गेम चेंजर तो ऑटोमेटिक वॉशर रहा होगा, है ना? वो कब और कैसे आया? उसने तो सब कुछ बदल दिया होगा। बिल्कुल। पहली घरेलू ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन 1937 में आई। बेंडिक्स कंपनी लेकर आई। 1937 में? हाँ। हालांकि शुरुआती मॉडल में कुछ दिक्कतें थीं, जैसे मशीन चलते वक्त बहुत हिलती थी, उसे फर्श पर कसना पड़ता था। असली क्रांति तो आई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, और यहाँ फिर एड गेल्डहॉफ का नाम आता है। फिर से? हाँ, उन्होंने अपने साथी लूथर रिंगर के साथ मिलकर शुरुआती ऑटोमेटिक मशीनों की सबसे बड़ी समस्या कंपन का हल निकाला। वो कैसे? उन्होंने वॉशटब को रबर बॉल्स के सहारे 3 रॉड्स पर टिका दिया, एक तरह का सस्पेंशन सिस्टम। ये इतना कारगर था कि इसका असर आज की मशीनों के डिजाइन पर भी दिखता है। वाह, कंपन की समस्या हल हो गई, ये तो बड़ी बात थी। हाँ। और क्या खास था इन शुरुआती ऑटोमेटिक मशीनों में? एक और कमाल का फीचर था सड्समाइजर। सड्समाइजर मतलब? ये भी गेल्डहॉफ और रिंगर का ही पेटेंट था। ये एक तरह का 2-वे पंप था, जो पहले लॉट का धुला हुआ साबुन वाला गर्म पानी होता था ना, हाँ। उसे एक अलग टब में निकाल लेता था और फिर अगले लॉट के लिए उसी पानी को दोबारा इस्तेमाल करता था। अरे वाह, दोबारा इस्तेमाल? हाँ, उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। घरों में तुरंत गर्म पानी मिलना आम नहीं था और पानी गर्म करना मेहनत का काम था। तो गर्म पानी और साबुन बचाने का ये तरीका ग्राहकों को बहुत पसंद आया। एक बड़ा सेलिंग पॉइंट था ये। गर्म पानी बचाना आज शायद हम सोच भी नहीं सकते कि ये कितना जरूरी रहा होगा। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं उस मशहूर जीप वॉशर कहानी पर। सुना ये काफी नाटकीय किस्सा है। हाँ, ये व्हर्लपूल के इतिहास का एक मजेदार बहुत ही नाटकीय अध्याय है। बताइए बताइए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सीयर्स चाहता था कि अपटन, जो अब व्हर्लपूल बन चुकी थी, एक जटिल स्क्वीजर डिजाइन वाली ऑटोमेटिक वॉशर को बेहतर बनाए। लेकिन वो डिजाइन ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा था, बार बार फेल हो रहा था। ओह, मुश्किल। इसी दौरान एड गेल्डहॉफ, रिंगर और एक और इंजीनियर हैरोल्ड मॉरिसन ने गुप्त रूप से एक दूसरा मॉडल तैयार कर लिया था। गुप्त रूप से? हाँ, ज्यादा सरल, ज्यादा मजबूत, हालांकि दिखने में उतना अच्छा नहीं था। उन्होंने मजाक में उसे जीप नाम दिया था। जीप? हाँ। उसकी बस एक दिक्कत थी कि कंपन रोकने के लिए उसे फर्श पर बोल्ट से कसना पड़ता था। जमीन से बांधना पड़ता था? फिर क्या हुआ? तो एक दिन सीयर्स के बड़े अधिकारी मशीन देखने आए। प्रदर्शन के दौरान वो महंगा और जटिल स्क्वीजर डिजाइन बुरी तरह फेल हो गया। अरे बाप रे। तब गिल्डहॉफ ने अपनी टीम को इशारा किया। मॉरिसन ने फुर्ती से ड्रिल निकाली, फर्श में छेद किए और जीप को बोल्ट से कस दिया। ये सब उन्होंने पहले से अभ्यास कर रखा था। पहले से तैयारी थी। हाँ। फिर उन्होंने जीप को चलाया और वो बिना किसी परेशानी के एकदम बढ़िया चली। सीयर्स के अधिकारी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत जीप को बनाने का ऑर्डर दे दिया। ये 1947 की बात है। वाह, मतलब एक गुप्त जुगाड़ वाला डिजाइन कामयाब हो गया। हाँ। क्या ये बाजार में चला? हाँ, चला। शुरुआत में तो जबरदस्त हिट हुआ। 1948 में इसकी लगभग 89,000 यूनिट बिकी। कमाल है। इसने कंपनी को मुश्किल से उबारा, जब तक कि उनकी ज्यादा बेहतर बिना बोल्ट वाली कैनमोर ऑटोमेटिक मशीन, जिसे युद्ध के दौरान टेस्ट किया गया था, 1948 में बाजार में नहीं आ गई। जीप भले ही तकनीकी रूप से बहुत एडवांस्ड नहीं थी और उसे लगाने में मेहनत लगती थी, लेकिन ये किस्सा दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बस काम चलाओ डिजाइन भी कामयाब हो सकता है। खासकर तब जब कंपनियां सोच रही थीं कि युद्ध के बाद लोग शायद ज्यादा खर्च नहीं करना चाहेंगे। हालांकि व्हर्लपूल और सीयर्स की लंबी सफलता ज्यादा आधुनिक मशीनों से ही आई, ये भी सच है। कमाल की कहानी है। मतलब उसे जमीन से बांधना पड़ा,
आज के ज़माने में तो शायद कोई ऐसी मशीन नहीं खरीदेगा। तो ये सारी तकनीकी तरक्की हुई, मशीनें बेहतर हुई, लेकिन इसका समाज पर क्या असर पड़ा? ये सिर्फ सुविधा की बात तो नहीं थी, है ना? बिल्कुल नहीं। इसका असर बहुत गहरा था, खासकर महिलाओं की जिंदगी पर। सोचिए ना, पहले कपड़े धोने जैसे कमर तोड़ काम में हफ्ते में दर्जनों घंटे लगते थे। हाँ, वो 58 घंटे वाली बात। हाँ 1900 हाउस जैसे टीवी शो में दिखाया भी गया है जी। कि ये कितना थकाऊ और समय लेने वाला काम था। वॉशिंग मशीन ने इन घंटों को आज़ाद कर दिया। हाँ, इस बचे हुए समय ने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर नौकरी करने, पढ़ाई करने और सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेने के ज्यादा मौके दिए। इसने परंपरागत लैंगिक भूमिकाओं को सीधी चुनौती दी। कुछ समाजशास्त्री तो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाओं की आज़ादी के लिए वॉशिंग मशीन शायद गर्भ निरोधक गोली से भी ज्यादा क्रांतिकारी साबित हुई। ये बहुत बड़ी बात है, गर्भ निरोधक गोली से भी ज्यादा। वाह! लेकिन क्या इसने सच में घर के काम के बोझ को बराबर बांट दिया? वो जो सेकंड शिफ्ट की बात होती है, मतलब नौकरी के बाद घर आकर सारे काम करना, जो अक्सर महिलाओं के हिस्से आता है, क्या वॉशिंग मशीन ने उसे खत्म कर दिया? मुझे याद है कोलंबिया में हुए एक अध्ययन के नतीजे कुछ और ही कहानी कह रहे थे। हाँ, यही तो विरोधाभास है और ये समझना बहुत जरूरी है। जहाँ वॉशिंग मशीन जैसे उपकरण किसी एक खास काम जैसे कपड़े धोना, इसमें लगने वाला समय बचाते हैं, हाँ, वहीं जरूरी नहीं कि महिलाओं के लिए घर के काम का कुल समय कम हो गया हो। कोलंबिया में 2020-21 में हुए एक टाइम यूज सर्वे के अध्ययन में यही पाया गया। क्या पाया गया उसमें? यही कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अब भी घर के कामों में कहीं ज्यादा समय लगाया। खाना बनाने में 5 गुना ज्यादा, कपड़े धोने में 7 गुना ज्यादा, सफाई में 2.5 गुना ज्यादा। 7 गुना ज्यादा समय कपड़े धोने में, मशीन होने के बावजूद? ये आंकड़ा तो मतलब आज भी कई घरों में सच लगता होगा। पर ऐसा क्यों? अगर मशीन है तो कुल समय कम क्यों नहीं हुआ? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक, जैसा कि रूथ श्वार्ट्ज़कोवान ने अपनी किताब मोहर वर्क फॉर मदर में तर्क दिया है, तकनीक अक्सर सफाई और रखरखाव के हमारे स्टैंडर्ड बढ़ा देती है। अच्छा, कैसे? अब कपड़े धोना आसान है तो हम शायद ज्यादा कपड़े धोते हैं या ज्यादा सफाई की उम्मीद करते हैं। पहले शायद हफ्ते में एक बार धोते थे, अब रोज या हर दूसरे दिन। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, उपकरण कभी-कभी हमें और ज्यादा या ज्यादा जटिल काम करने के लिए उकसाते हैं। जैसे ओवन है तो शायद ज्यादा तरह के पकवान बनाने की कोशिश करें, लेकिन सबसे बड़ी बात है समाज की गहरी सोच। लैंगिक भूमिकाओं को लेकर जो पुरानी धारणाएं हैं कि घर का काम किसका है, वो अब भी बनी हुई है। हाँ, ये तो है। घर का काम किसे करना चाहिए, ये सोच शायद तकनीक से भी ज्यादा असर डालती है कि असल में काम कौन कर रहा है। यानी तकनीक काम आसान तो कर सकती है, पर समाज की गहरी सोच बदले बिना घर के काम का बोझ शायद पूरी तरह बराबर न बटे। ये वाकई सोचने वाली बात है। उस कोलंबियाई अध्ययन में शायद ये भी था कि कुछ उपकरण जैसे ड्रायर या वैक्यूम क्लीनर शायद थोड़ा फर्क ला रहे थे। हाँ, लेकिन कुछ जैसे ब्लेंडर या फ्रिज वो महिलाओं का काम शायद बढ़ा रहे थे। हाँ, ये भी दिलचस्प था। शायद कुछ उपकरण ऐसे काम करते हैं जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के माने जाते थे या जिन्हें पुरुष भी करने लगे, जबकि कुछ उपकरण उन कामों से जुड़े हैं जो अब भी ज्यादातर महिलाओं के ही माने जाते हैं। बड़ा जटिल मामला है ये। तो अब भविष्य की ओर देखते हैं। वॉशिंग मशीन का अगला पड़ाव क्या होगा? क्या आने वाले समय में ये मशीनें बिल्कुल अलग दिखेंगी? देखिए, भविष्य को 5 बड़े ट्रेंड्स आकार दे रहे हैं, ऐसा लगता है। 5 ट्रेंड्स? क्या क्या? पहला तो है सस्टेनेबिलिटी, यानी स्थिरता। अब जोर है पर्यावरण के अनुकूल चीजों पर। हाँ, वो तो हर जगह। हाँ, तो ऐसी सामग्री इस्तेमाल हो रही है जो आसानी से प्रकृति में घुल जाएं, जैसे पौधों से बने एंजाइम, माइक्रोबियल डिटर्जेंट्स, यहाँ तक कि शैवाल या रेपसी तेल से बने सर्फेक्टेंट। कोशिश है कि पेट्रोलियम आधारित चीजों का इस्तेमाल कम हो, पैकेजिंग रिसाइकिल की हुई हो, जैसे हेंकेल कंपनी कर रही है। और जाहिर है मशीनें कम पानी और बिजली खाएं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल का एरियल डिटर्जेंट का लक्ष्य है 50% कम संसाधन इस्तेमाल करना। स्थिरता तो बहुत जरूरी है। और तकनीक के लिहाज से क्या नया हो रहा है? दूसरा ट्रेंड है स्मार्ट टेक का। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI शामिल है। AI वॉशिंग मशीन में? हाँ, जो कपड़ों के प्रकार, गंदगी के स्तर को समझकर अपने आप सही वॉश साइकिल चुन लेती है। सैमसंग का दावा है कि उनकी मशीनें 2000 तरह के कॉम्बिनेशन बना सकती हैं। 2000? हाँ, फिर है IoT यानी इंटरनेट से जुड़ी चीजें।
और कपड़ों पर लगे छोटे RFID टैग्स जो मशीन को बता सकते हैं कि अंदर किस तरह के कपड़े हैं। आप फोन से मशीन कंट्रोल कर सकते हैं, मशीन खुद अपनी सफाई कर सकती है और बेहतर सैनिटाइजेशन साइकिल भी आ रहे हैं जो कोविड के बाद और ज़रूरी हो गए हैं। हीट पंप ड्रायर जैसी तकनीकें बिजली बचा रही हैं। यानी मशीनें और स्मार्ट और कुशल हो रही हैं। तीसरा ट्रेंड क्या है? क्या कारोबार करने के तरीके भी बदल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तीसरा ट्रेंड है, नए बिजनेस मॉडल। अब आप ऐप से अपनी लॉन्ड्री करवा सकते हैं, मतलब ऑन डिमांड लॉन्ड्री। हाँ, वो तो देखा है। सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाएं आ रही हैं जहां आप मशीन खरीदने के बजाय उसकी सेवा के लिए महीने का या साल का पैसा देते हैं। और सर्कुलर इकोनॉमी पर जोर है, यानी ऐसी मशीनें बनाना जो ज्यादा टिकाऊ हों, जिनकी मरम्मत आसानी से हो सके और जिन्हें सिर्फ उत्पाद की तरह बेचने के बजाय सेवा की तरह दिया जाए। दिलचस्प। और पानी की बचत, वो तो बहुत जरूरी है। चौथा ट्रेंड? बिल्कुल, और यही है चौथा ट्रेंड, वाटरलेस यानी पानी रहित या बहुत कम पानी वाली तकनीक। बिना पानी के कैसे? सोचिए, छोटे छोटे नायलॉन या पॉलीमर के दाने जो बिना पानी के कपड़ों से गंदगी सोख लें। जीरो जैसी कंपनी और LG के शुरुआती कॉन्सेप्ट इसी पर काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सफाई यानी बिजली के चार्ज का इस्तेमाल करके धूल हटाना और हवा से सुखाने जैसी तकनीकें भी खोजी जा रही हैं। लक्ष्य है पानी की खपत 90% तक कम करना। 90%? हाँ, और सैमसंग की इको बबल जैसी तकनीकें ठंडे पानी में भी अच्छी धुलाई का दावा करती हैं, जिससे पानी गर्म करने की ऊर्जा बचती है। बिना पानी के धुलाई, ये तो भविष्य की बात लगती है। और पांचवा और आखिरी ट्रेंड क्या है? पांचवा ट्रेंड है लुक एंड फील, मतलब कपड़ों की देखभाल और अनुभव। सिर्फ सफाई नहीं? नहीं, अब सिर्फ सफाई नहीं, बल्कि कपड़े धोने के बाद कैसे दिखते और महसूस होते हैं, इस पर जोर है। ऐसी मशीनें और डिटर्जेंट आ रहे हैं जो कपड़ों पर सिलवटें कम करें, उन्हें नरम बनाए रखें। अलग अलग खुशबू वाले डिटर्जेंट और सॉफ्टनर भी लोकप्रिय हो रहे हैं। टिकाऊ फैशन का चलन भी धोने की ज़रूरतों को बदल रहा है। और कौन जाने, भविष्य में नैनो टेक्नोलॉजी या 3D प्रिंटेड कपड़े शायद लॉन्ड्री की ज़रूरत को ही कम कर दें। वाह! हाथ से घुमाने वाले ड्रम और वो गुप्त जीप प्रोटोटाइप से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिना पानी की धुलाई तक, वाकई एक साधारण से दिखने वाले घरेलू उपकरण का ये सफर कितना लंबा और कितना उतार चढ़ाव भरा रहा है। हाँ, और ये पूरी बातचीत यही दिखाती है कि कैसे एक तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारी सामाजिक सोच, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण से कितने गहरे और कभी-कभी अप्रत्याशित तरीकों से जुड़ी होती है। वॉशिंग मशीन सिर्फ साफ कपड़ों की कहानी नहीं है, ये कहानी है समय की बदलती कीमत की, ये कहानी है लैंगिक भूमिकाओं के संघर्ष की, आर्थिक बदलावों की और हमारे ग्रह के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की भी। सही कहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, जैसे जैसे हमारे घर और स्मार्ट होते जा रहे हैं और स्थिरता पहले से ज़्यादा ज़रूरी होती जा रही है, तो क्या तकनीक आखिरकार घर के काम के बोझ को सही मायने में, मतलब बराबरी से बांटने में मदद करेगी, या फिर नई तरह की उम्मीदें और दबाव बस उस सेकंड शिफ्ट को एक नया रूप दे देंगे? हमारी अगली पड़ताल तक ये सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं।